नमस्कार। कभी रात में खुले आसमान को देखा है और ये सोचा है कि इस इतने बड़े, इतने फैले हुए ब्रह्मांड में क्या हम सचमुच अकेले हैं? अरबों खरबों तारे हैं, उनके चक्कर काटते हुए अनगिनत ग्रह है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तो जीवन होना ही चाहिए, शायद हमारी तरह सोचने समझने वाला इंटेलिजेंट जीवन भी। और हाँ, अगर आप ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स पर हमारी गहरी चर्चाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चर्चा को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। तो बात यह है कि दशकों से हम खोज रहे हैं ना, पर एलियंस का परग्रही जीवन का कोई पक्का सबूत, कोई ठोस निशान, वो हमें आज तक नहीं मिला है। ये जो अजीब सी पहेली है, यही है फर्मी पैराडॉक्स। तो चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। फर्मी पैराडॉक्स, इसका नाम पड़ा है महान फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी के नाम पर। बात है 1950 की, जब वो अपने कुछ साथी साइंटिस्ट के साथ लंच कर रहे थे और उन्होंने अचानक एक बहुत ही सीधा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछ लिया, सब लोग कहाँ हैं? अगर एलियंस हैं तो भाई वो हैं कहाँ? बिल्कुल। और ये सवाल सुनने में जितना सिंपल लगता है, ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ा है और बहुत पुराना भी, करीब 13.8 अरब साल। हाँ, यानी काफी टाइम मिला है लाइफ को पनपने और इवॉल्व होने के लिए। एग्जैक्टली। और जगह भी बहुत है। दूसरी बात, अकेले हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, इसी में अंदाजन 200 से 400 अरब तारे हैं। 200 से 400 अरब सिर्फ हमारी गैलेक्सी में? हाँ, और अब हम ये भी जानते हैं कि ज्यादातर तारों के पास अपने प्लैनेट्स, अपने ग्रह होते हैं। हाँ, और उनमें से कई तो अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में होते हैं। वो रहने लायक क्षेत्र जहाँ तापमान ऐसा हो कि पानी लिक्विड रह सके। सही कहा। और पानी को तो हम जीवन के लिए बेसिक जरूरत मानते हैं। ब्रह्मांड में जीवन बहुत कॉमन होना चाहिए, है ना? हाँ, लगता तो यही है। और अगर जीवन कॉमन है तो इंटेलिजेंट लाइफ, बुद्धिमान जीवन, और टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड सिविलाइजेशंस, उनका विकास भी कई बार हुआ होगा, शायद हमसे लाखों या करोड़ों साल पहले भी, क्योंकि ब्रह्मांड इतना पुराना जो है। और यहीं से फर्मी का वो सवाल आता है। ठीक है, मान लिया ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस बनी, तो चौथी बात यह है कि उनके पास तो इतना ज्यादा टाइम था कि वो अपनी पूरी गैलेक्सी में फैल जाते, है ना, कॉलोनियां बना लेते, या कम से कम अपने होने के कुछ बड़े, कुछ क्लियर निशान तो छोड़ते। बिल्कुल, जैसे कोई बहुत बड़ा स्पेस स्ट्रक्चर, कोई मेगा स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, या कोई ऐसा पावरफुल सिग्नल जिसे हम डिटेक्ट कर सकें। पर होता क्या है, जब हम देखते हैं, टेलीस्कोप से झांकते हैं या रेडियो टेलीस्कोप से सिग्नल सुनने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक गहरी, अजीब सी खामोशी। हाँ, बिल्कुल सन्नाटा। कोई एलियन स्पेसशिप नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं जो किसी सिविलाइजेशन का लगे, बस साइलेंस। यही है फर्मी पैराडॉक्स। ये जो गैप है, ये जो विरोधाभास है कि संभावना इतनी ज्यादा है पर सबूत बिल्कुल नहीं। ये खामोशी वाकई सोचने पे मजबूर करती है, खासकर जब हम यूनिवर्स के स्केल को, उसके साइज को देखते हैं। आपने हमारी गैलेक्सी में तारों की संख्या बताई थी, 200 से 400 अरब। हाँ, और ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे ठीक से इमेजिन करना भी मुश्किल है। और ये तो सिर्फ हमारी मिल्की वे है। बिल्कुल। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि पूरे दिखने वाले ब्रह्मांड में करीब 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हो सकती हैं। 2 लाख करोड़? हाँ, और हर गैलेक्सी में फिर अरबों तारे और उन तारों के खरबों ग्रह। अब इनमें से कितनों पर लाइफ पनप सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। शायद अरबों खरबों पृथ्वी जैसे ग्रह हों। बाप रे, 2 लाख करोड़ गैलेक्सियां, हर एक में अरबों खरबों मौके, और फिर भी सबूत नील बटे सन्नाटा। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आप एक बहुत बड़े जंगल में खड़े हो और आपको पता हो कि इसमें लाखों चिड़ियां हैं, लेकिन आपको एक भी चहचहाट सुनाई ना दे, ना कोई पंछी दिखे। सही मिसाल है। ये चुप्पी ही सबसे ज्यादा हैरान करती है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पहेली के क्या क्या पॉसिबल हल हो सकते हैं, साइंटिस्ट्स और विचारक क्या कहते हैं? हाँ, तो इस पैराडॉक्स के कई संभावित एक्सप्लेनेशंस या कहें समाधान सोचे गए। इन्हें हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कुछ सॉल्यूशंस इस आइडिया पे बेस्ड हैं कि शायद एलियन लाइफ है ही नहीं, या फिर वो बेहद रेयर हैं। अच्छा, जैसे कि पहली संभावना कि लाइफ का शुरू होना ही बहुत मुश्किल है, जिसे वो रेयर अर्थ हाइपोथेसिस भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल,
रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। हो सकता है कि पृथ्वी जैसी जगहें यूनिवर्स में सच में बहुत ही कम हो। मतलब वो सारी कंडीशंस एक साथ मिलना जो लाइफ को शुरू करने और फिर कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जरूरी है, वो शायद लगभग नामुमकिन जैसा हो। क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो? सोचिए, हमें एक सही साइज का तारा चाहिए जो स्टेबल हो, ज्यादा भड़के नहीं। ग्रह का साइज सही होना चाहिए ताकि वो अपना एटमॉस्फेयर पकड़ कर रख सके। एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो तारे के खतरनाक रेडिएशन से बचाए। सही केमिकल एलिमेंट्स चाहिए, सही मात्रा में। लिक्विड पानी भी तो चाहिए सतह पर। हाँ, वो तो है ही। और एक और चीज जो शायद जरूरी हो सकती है, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब धरती की सतह की प्लेट का हिलना, वो लाइफ के लिए क्यों जरूरी है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर प्लेट टेक्टोनिक्स शायद कई तरह से इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिससे ग्रह का टेम्परेचर स्टेबल रहता है। ये जरूरी मिनरल्स को सतह पर लाता है, रिसाइकिल करता है। ये कॉन्टिनेंट्स और ओशंस बनाता है, जिससे अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट बनते हैं। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो हो सकता है कि जिन ग्रहों पर प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, वहां लाइफ लंबे समय तक टिक ही ना पाए या कॉम्प्लेक्स ना बन पाए। तो इन सब चीजों का एक साथ मिलना, शायद ये वाकई बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन हो। ओके, तो एक संभावना ये हुई कि जीवन ही दुर्लभ है, पर एक और आइडिया है कि शायद सिंपल लाइफ जैसे बैक्टीरिया वगैरह वो तो कॉमन हो, पर इंटेलिजेंट लाइफ, सोचने समझने वाले प्राणी बनना बहुत मुश्किल हो। हमारी पृथ्वी पर ही देख लीजिए, लाइफ तो करीब 3.5-4 अरब साल पहले शुरू हो गई थी, पर हम इंसानों जैसी कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस इसको डेवलप होने में अरबों साल लग गए। सही पॉइंट है। ये दूसरी संभावना है कि इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी रुकावट या फिल्टर है। शायद लाइफ कई जगह शुरू होती है, लेकिन वो कभी इतनी कॉम्प्लेक्स से इंटेलिजेंट बन ही नहीं पाती कि स्पेस में अपनी पहचान बना सके। मतलब इंटेलिजेंस कोई जरूरी अगला कदम नहीं है एवोल्यूशन का, बस एक चांस की बात है। हो सकता है, शायद ये एक एक्सेप्शन है, रूल नहीं। और इसी से जुड़ा है वो तीसरा थोड़ा चिंताजनक विचार, जिसे द ग्रेट फिल्टर या महा अवरोध कहते हैं। ये क्या चीज है? ग्रेट फिल्टर ये एक हाइपोथेटिकल बाधा है, एक ऐसी चुनौती जिसे पार करना किसी भी लाइफ फॉर्म या सिविलाइजेशन के लिए बेहद मुश्किल या शायद नामुमकिन होता है। आइडिया ये है कि शायद हर सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के रास्ते में एक या कई ऐसे फिल्टर आते हैं। ये फिल्टर हमारे पास्ट में हो सकता है, जैसे लाइफ का बनना या इंटेलिजेंस का डेवलप होना, जिसे शायद हम पार कर चुके हैं। या फिर ये हमारे फ्यूचर में हो सकता है। फ्यूचर में मतलब कोई ऐसी चुनौती जो अभी आनी बाकी है। हाँ, और यही सबसे डराने वाला पहलू है। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी में एडवांस होना ही अपने आप में ग्रेट फिल्टर हो। सिविलाइजेशंस जैसे जैसे पावरफुल होती जाती हैं, वो ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेती हैं जो उन्हें खत्म कर सकती हैं। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स या अनकंट्रोल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खतरनाक बायो इंजीनियरिंग, या फिर अपने ही ग्रह के एनवायरनमेंट को बर्बाद कर देना, जैसे क्लाइमेट चेंज। अगर ज्यादातर सिविलाइजेशंस इस स्टेज पर आकर खुद को खत्म कर लेती हैं, तो ये समझाएगा कि हमें कोई क्यों नहीं दिख रहा। और ये तो हमारे अपने फ्यूचर के लिए एक बहुत सीरियस वार्निंग होगी। बिल्कुल, ये वाकई डराने वाला ख्याल है। क्या पता हम उस फिल्टर के कितने करीब हो। अच्छा, इन गंभीर बातों से हटकर एक सीधा सा जवाब भी तो हो सकता है कि शायद वो हमसे बहुत दूर है। ये चौथी संभावना है और काफी लॉजिकल भी है। यूनिवर्स बहुत बहुत बड़ा है। हमारी अपनी गैलेक्सी ही करीब 100,000 लाइट ईयर्स चौड़ी है। 1,00,000 प्रकाश वर्ष। हाँ, यानी लाइट को भी एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1,00,000 साल लगेंगे। तो अगर कोई दूसरी सिविलाइजेशन हमारी गैलेक्सी के दूसरी तरफ भी है, तो वो हमसे इतनी दूर है कि उनके सिग्नल हम तक पहुंचते पहुंचते शायद इतने कमजोर हो जाएं कि हम पकड़ ही ना पाएं या पहचान ही ना पाएं। हाँ, और इंटरगैलेक्टिक दूरियां, मतलब दूसरी गैलेक्सीज की दूरियां, वो तो और भी कहीं ज्यादा हैं। हो सकता है कि कांटेक्ट या ट्रैवल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो। यानी वो हैं पर इतने दूर के मिलना जुलना नामुमकिन जैसा है। ठीक है, पर एक और बड़ा अजीब सा आइडिया है ज़ू हाइपोथेसिस, चिड़ियाघर वाली बात। हाँ, ये पांचवी संभावना है, ज़ू हाइपोथेसिस। ये कहती है कि शायद एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस मौजूद हैं और उन्हें हमारे बारे में पता भी है, लेकिन वो जानबूझकर हमसे कांटेक्ट नहीं कर रही हैं। जानबूझकर? क्यों? वो हमें दूर से देख रही हैं, हमारे डेवलपमेंट को स्टडी कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम जू में जानवरों को देखते हैं और उनके नेचुरल बिहेवियर में दखल नहीं देना चाहते। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या वजह हो सकती है छिपने की? कई कारण सोचे जा सकते हैं। शायद वो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, एक तरह का प्राइम डायरेक्टिव जैसा साइंस फिक्शन में दिखाते हैं। या शायद वो मानते हैं कि हम अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि उनसे कांटेक्ट का शॉक झेल सकें। ओके। या हो सकता है यूनिवर्स में कोई अनरिटन रूल हो
कि जब तक कोई सिविलाइजेशन खुद स्पेस ट्रैवल के काबिल ना हो जाए उससे कांटेक्ट नहीं करना, या शायद वो हमसे डरते हो। हाँ, ये भी हो सकता है। क्यों नहीं, ये सब अटकलें हैं पर लॉजिकली पॉसिबल तो हैं। दिलचस्प। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी टाइम से जुड़ी हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि हम गलत टाइम पर देख रहे हैं? ये छठी संभावना है। यूनिवर्स करीब 13.8 अरब साल पुराना है। हो सकता है कि हम इस यूनिवर्स की कहानी में बहुत बहुत जल्दी आ गए हों। मतलब शायद हम पहली कुछ इंटेलिजेंट स्पीशीज में से हों और ज्यादातर लाइफ अभी बननी या डेवलप होनी बाकी हो। अच्छा, या फिर इसका ठीक उल्टा, शायद महान सिविलाइजेशंस हमसे लाखों या करोड़ों साल पहले ही आईं, डेवलप हुई और किसी वजह से खत्म हो गईं। मतलब वो ग्रेट फिल्टर वाली बात। हाँ, चाहे वो ग्रेट फिल्टर हो या कुछ और, हम शायद एक ऐसे कॉस्मिक स्टेज पर पहुंचे हैं जहां शो खत्म हो चुका है और अब सिर्फ खालीपन है। यानी या तो हम बहुत जल्दी हैं या बहुत देर से। टाइम का स्केल भी दूरी के स्केल जितना ही बड़ा और कंफ्यूजिंग है। और एक आखिरी संभावना आपने बताई थी कि शायद वो यहीं कहीं हो पर हम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये 7वीं संभावना है और मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा माइंड बेंडिंग है। हो सकता है कि एलियन लाइफ और सिविलाइजेशंस हमारी कल्पना से इतने ज्यादा अलग हों कि हम उन्हें लाइफ या सिविलाइजेशन के तौर पर पहचान ही ना पाए। मतलब किस तरह से अलग? हम अक्सर इलिथीन्स को अपने जैसा ही सोचते हैं, कार्बन बेस्ड, पानी पर निर्भर, हमारे जैसी सेंस वाले। लेकिन लाइफ शायद सिलिकॉन बेस्ड हो सकती है, या पूरी तरह से एनर्जी या प्लाज्मा के रूप में हो सकता है वो ऐसे डायमेंशंस में रहते हों जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते हो। या शायद उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो कि वो हमारे लिए जादू जैसी लगे, या बिल्कुल इनविजिबल हो, जैसे हम चींटियों के लिए अदृश्य हो सकते हैं अगर हम चाहें तो। बिल्कुल, हो सकता है वो हमारी समझ से एकदम परे तरीकों से कम्युनिकेट करते हो, शायद क्वांटम एंटेंगलमेंट से या ग्रेविटेशनल वेव्स से, जिन्हें हम अभी ठीक से समझना शुरू ही कर रहे हैं। और हम ढूंढ रहे हैं रेडियो वेव्स। हाँ, हम रेडियो वेव्स जैसे सिग्नल ढूंढ रहे हैं जो शायद उनके लिए बहुत पुरानी, बहुत पिछली हुई टेक्नोलॉजी हो। और जो मेगा स्ट्रक्चर्स हम इमेजिन करते हैं, जैसे डायसन स्फीयर जो पूरे तारे को घेर ले उसकी सारी एनर्जी लेने के लिए, शायद वो भी हमारी लिमिटेड सोच का नतीजा हो। एडवांस सिविलाइजेशन शायद एनर्जी या रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से करती हो जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी लाइफ, इंटेलिजेंस और सिग्नल की परिभाषा ही शायद बहुत संकरी हो, बहुत पृथ्वी केंद्रित हो। तो ये सारी संभावनाएं हैं। हम अकेले हैं, इंटेलिजेंस रेयर है, सिविलाइजेशंस खुद को खत्म कर लेती हैं, वो बहुत दूर है, वो छिपे हैं, हम गलत टाइम पर हैं, या हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। इतने सारे जवाब पर कोई पक्का जवाब नहीं। तो फिर ये सवाल इतना मैटर क्यों करता है? हमें इस पहेली की परवाह क्यों करनी चाहिए? इसके असली मायने क्या है हमारे लिए? इसके बहुत गहरे मायने हैं। बिल्कुल, पहली बात, अगर लाइफ, खासकर इंटेलिजेंट लाइफ, वाकई बेहद रेयर है तो इसका सीधा मतलब है कि पृथ्वी और इस पर मौजूद ये लाइफ, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक अनमोल खजाना है। शायद पूरे ब्रह्मांड में हम ही सोचने समझने वाले प्राणी हों। ये हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है, अपने ग्रह को, अपने आप को और इस अद्भुत जीवन को हर कीमत पर बचाने की। और ये छोटी सी अकेली चिंगारी। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर वो ग्रेट फिल्टर वाली संभावना सच है, खासकर अगर वो फिल्टर हमारे फ्यूचर में है, तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल वार्निंग है। ये हमें उन खतरों के लिए आगाह करता है जो हमारी अपनी बनाई टेक्नोलॉजी या हमारे अपने बिहेवियर से पैदा हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर, कोई पेंडेमिक, अनकंट्रोल्ड एआई। फर्मी पैराडॉक्स हमें अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सीरियसली सोचने पर मजबूर करता है। और क्या इस खोज का कोई प्रैक्टिकल फायदा भी है, जैसे सेटी जैसे प्रोजेक्ट्स जो एलियन सिग्नल ढूंढ रहे हैं? निश्चित रूप से। तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू यही है, सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, और उससे जुड़ी रिसर्च ये सिर्फ एलियंस को ढूंढने के लिए नहीं है। इस खोज के प्रोसेस में हमें यूनिवर्स को बेहतर समझने का मौका मिलता है, हमें ज्यादा सेंसिटिव टेलीस्कोप बनाने पड़ते हैं, डेटा एनालिसिस के नए तरीके खोजने पड़ते हैं। अच्छा, जिससे एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और यहां तक कि बायोलॉजी को भी फायदा होता है। ये खोज हमें नई टेक्नोलॉजी और नई साइंटिफिक समझ की ओर धकेलती है। तो ये खोज अपने आप में एक मकसद है, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले। हाँ, और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये सवाल, क्या हम अकेले हैं, ये हमें इंसान होने के नाते गहराई से छूता है। ये हमें यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में, लाइफ के मतलब के बारे में और हमारी अपनी पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये बात तो है। ये हमारी जिज्ञासा को जगाता है, हमारी कल्पना को उड़ान देता है।
ये हमें एक स्पीशीज के तौर पर जोड़ता है, क्योंकि ये सवाल किसी एक देश या कल्चर का नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी का है। तो रात का आसमान भले ही अभी खामोश लगता हो, लेकिन वो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। फर्मी पैराडॉक्स हमें लगातार याद दिलाता है कि जीवन कितना अद्भुत, कितना रहस्यमयी और शायद कितना नाजुक हो सकता है। और शायद ये खामोशी ही हमें और ज्यादा ध्यान से सुनने और खोजने के लिए इंस्पायर करती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर मान लीजिए कल हमें किसी दूसरी दुनिया से एक क्लियर पक्का सिग्नल मिल जाए, एक सॉलिड सबूत कि हम अकेले नहीं हैं, तो क्या हम एक स्पीशीज के तौर पर, एक ग्लोबल सोसाइटी के तौर पर उस जानकारी के गहरे मतलब को समझने और उसे संभालने के लिए वाकई तैयार हैं? ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे पास अभी नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? फर्मी पैराडॉक्स का कौन सा समाधान आपको सबसे ज्यादा लॉजिकल लगता है? क्या हम वाकई अकेले हैं, या वो कहीं छिपे हुए हैं, या कोई और ही वजह है इस कॉस्मिक साइलेंस की? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।